क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो दुनिया की कोई ताकत किसानों को गुलाम होने से नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी खत्म कर देना चाहते हैं, चूस लेना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, खाली कर देना चाहते हैं। आरएसएस का यह मिशन था कि योगी जी के गढ़ को ही खत्म कर दिया जाए, योगी जी को उस गोरखनाथ पीठ से ही बेदखल कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को कहते थे कि जाओ और जाकर के लोगों को समझाओ कि किसान बिल सही है, लेकिन कोई नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं था। मोदी जनता पार्टी और मोदी के निशाने पर योगी ही है, पहला टारगेट योगी ही है। जो नरेंद्र मोदी का मिशन है, संविधान को चेंज करना, लोकतंत्र को खत्म करना, सिंगल मैन पावर में कन्वर्ट करना, क्या क्या तय करेगा। 2022 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत गुलाम होगा कि भारत गुलाम नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी कंटिन्यू रह गए, नरेंद्र मोदी की योजनाएं चलती रही, षड्यंत्र चलता रहा, तो आप दाने दाने के लिए मर जाओगे मेरे दोस्त आज। और इसी का परिणाम है कि मैं यहां हूं, मैं आज जिंदा हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं लाइव कर रहा हूं। उसी का परिणाम है कि चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है मेरे दोस्तों। इस 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। और मोदी जनता पार्टी का यह रिकॉर्ड रहा है, नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड रहा है कि हर चुनाव से पहले कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं करवा लेते हैं और उसको अपने तरीके से चुनाव में बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। यही बात वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी हुआ था। वेस्ट बंगाल के चुनाव में वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमको चांस मिलेगा, इन्हें देशद्रोही साबित करके, इन पर गोली चलवाकर, इनको मार करके हम इन्हें इनकी लाशों पर खड़े होकर के वेस्ट बंगाल और उस समय जो 4-5 राज्यों में चुनाव था वहां वोट मांगेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी घटना सामने आएगी, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, प्रचार प्रसार पर रोक लगा रखी है कि घर घर जाकर आप प्रचार नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, और यात्रा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। और आप जानते हैं कि इससे पहले नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां पूरी कर चुके हैं, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम आते हैं उस मुद्दे पर मेरे दोस्तों जिस पर आपसे आज बात करना था, आपको आज शेयर करना था, आपको बताना था। वो मुद्दा है किसान आंदोलन। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन पर मैं क्या कहूंगा। किसान आंदोलन पर तो किसान बिल वापस नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, किसानों की जीत हो चुकी है, तो इस पर क्या कहने के लिए बाकी रह गया है। मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा छल किया गया है किसानों के साथ। आज मैं जब आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा छल किया गया है किसानों के साथ। किसान आंदोलन वापस लिए, किसान नरेंद्र मोदी पर भरोसा किए, और तब किए जब उन्होंने संसद में इस बिल को वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं से शुरू हुआ, खेल संसद से ही शुरू हुआ, और यूं कहें कि खेल पहले ही शुरू हो चुका था। तो किसान आंदोलन की व्याख्या आज इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। किसान किसको वोट करेंगे, किसान के बेटे किसको वोट करेंगे, किसान के साथ जो मजदूर हैं वो किसको वोट करेंगे, किसान के साथ देश के नौजवान,
देश की माताएं बहनें और पूरा देश किसको वोट करेगा, इस बात पर आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको ओवरऑल बहुत सी बातें एक साथ मिला करके बताई थी, लेकिन आज जो मेरी व्याख्या होगी, जो मेरी बात होगी, वो किसान आंदोलन पर ही सीमित होगी। दूसरे मुद्दे को मैं कल उठाऊंगा और हर रोज आपके सामने, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, अंतिम वोटिंग तक मैं प्रतिदिन आपको इस लोकतंत्र टीवी के माध्यम से आकर के बताने की कोशिश करता रहूंगा कि कहां आपसे धोखा किया जा रहा है, कहां आपसे छल किया जा रहा है। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात बता दूं मेरे दोस्तों, जो आज का समाचार है। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके नाम बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, काशी से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रचार प्रसार किया गया, क्या क्या कहा गया। फाइनली योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और यूं कह सकते हैं कि उनको गोरखपुर का चुनाव, लोग कह रहे हैं कि उनको गोरखपुर का टिकट ही दिया गया। ये बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं समझता हूं योगी जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में जो अच्छा या बुरा जो भी काम किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, लेकिन जो भी किया है उसमें अगर उन्होंने कोई समझदारी का सबसे बड़ा निर्णय अगर लिया है तो वो है गोरखपुर से चुनाव लड़ने का। मेरे दोस्त, इसलिए क्योंकि आरएसएस और मोदी की चाल तो यह थी कि योगी को गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से भी बेदखल कर दिया जाए, और यह करने के लिए उनके पास बहुत से तरीके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको याद होगा मेरे दोस्त, भारत के सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, सारे नेता आशाराम के चरणों में आशीर्वाद दिया करते थे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी भी। और ये बाइट्स ये सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वो आज जेल में हैं, और वो जेल से उनमें सिर्फ इसलिए है, उन्होंने पाप किए होंगे, पाप नहीं किए होंगे, और भी बहुत से किए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिस पाप के लिए उन्हें आज जेल में रखा गया है, वो पाप उन्होंने नहीं किया है, उसमें तो उन्हें फंसाया गया है। और फंसाया इसलिए गया है क्योंकि उनका झगड़ा नरेंद्र मोदी से था, उनका कंपटीशन, उनकी आपस की लड़ाई थी। और लड़ाई इसलिए थी क्योंकि जो आशाराम बापू के पास इतनी ज्यादा संपत्ति, अथाह संपत्ति जो आ गई थी, वो नरेंद्र मोदी की देन थी। वैसे नरेंद्र मोदी और भी बहुत जगह पैसे लगाए हुए हैं, जिनमें अब उस विषय में बाद में कभी बात करेंगे। आज यही कि और उसको अपने चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते थे। आसाराम जी से उनका वाद विवाद हुआ और वो अब जेल में हैं। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, प्रवीण तोगड़िया का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हो। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी जनता पार्टी और आरएसएस का यह मिशन था कि योगी जी के गढ़ को ही खत्म कर दिया जाए, योगी जी को उस गोरखनाथ पीठ से ही बेदखल कर दिया जाए। और इसके लिए उनके पास बहुत से हथियार थे। बहुत से हथियारों में आप जानते हैं कि योगी जी के ऊपर बहुत से केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं। वो किस कारण है, कैसे हैं, ये छोड़ दीजिए, वो सही है या गलत है ये भी अलग बात है, लेकिन है। तो योगी जी को गोरख पीठ से भी बेदखल करना, गोरखपुर से भी बेदखल करना, यह उनकी योजना थी।
योगी जी ने बहुत सही और समझदारी का काम किया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और अपनी पीठ को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। यही हो पाएगा इस समय। जैसा कि मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों, अगर योगी जी को काम करने दिया गया होता तो योगी जी अच्छा भी काम करते, अच्छा काम भी करते। जो हुआ उत्तर प्रदेश में न्याय अन्याय गलत सही, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अगर किसान आंदोलन की बात कर ली जाए, योगी जी को मैं पढ़ चुका हूं, योगी जी से मैं सुन चुका हूं, योगी जी से मैं बात कर चुका हूं। जब नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब भी योगी जी उनके प्रखर विरोधी थे। भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के प्रमुख विरोधियों में थे और विरोध कर रहे थे। बहुत से कारणों के से वो नरेंद्र मोदी लागू नहीं करवा पाए। 3 बार ऑर्डिनेंस लाने के बाद भी फिर ये किसान बिल लाए। योगी जी किसान बिल पर कोई एक सही कदम नहीं उठा पाए, सही निर्णय नहीं ले पाए, और जितना काम किया जो भी किया उसके अलावा भी तात्कालिक अगर कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि योगी जी चाहते रहे होंगे किसान बिल गलत है और वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के मैं 90% नेताओं को, बड़े नेताओं को मैं जानता हूं कि वो जानते थे, वो चाहते थे, वो कहते थे कि किसान बिल गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को कहते थे कि जाओ और जाकर के लोगों को समझाओ कि किसान बिल सही है, लेकिन कोई नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं था। आप बताइए, कोई नेता आया था आपको समझाने के लिए? नरेंद्र मोदी ने इस साल भर में कई बार अपने सांसदों को, अपने विधायकों को यह निर्देश दिया, सीधे निर्देश दिया कि जाइए और लोगों को समझाइए कि किसान बिल सही है। कोई अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहा था। मैं भी 6-7 महीने उत्तर प्रदेश में गांव में था, कोई अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा था। मैं जिनसे मिल रहा था, जिस बड़े नेता या छोटे नेता या जिस नेता से भी मिल रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि किसान बिल सही है। सब ये कह रहे थे किसान बिल गलत है और किसान बिल वापस होना चाहिए। नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। आम आदमी भले उसको समझे ना समझे वो अलग बात है। आरएसएस के बड़े नेताओं से जब मेरी बात होती थी तो वो भी मानते थे कि यह बिल गलत है और इसे वापस लेना चाहिए। लेकिन उनकी व्यापारिक मजबूरी, पैसा तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दे रही है, अपार धन, अपार ब्लैक मनी आकर के जो आरएसएस में इकट्ठा हो रहा है वो कहां से आ रहा है, तो कैसे वो बोलते, खुलकर कैसे बोलते, खुलकर विरोध कैसे कर पाते? ये उनकी अपनी अलग अलग। तो योगी जी इस समय भी किसान आंदोलन के समय किसान बिल पर कोई सही बात, कोई खुल करके सामने नहीं आ पाए, नहीं बोल पाए। यह भी एक बहुत बड़ी भूल थी। और सिर्फ इससे, अब थोड़ा सा अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का या बलात्कार की घटनाएं, पीड़िता को जलाने की, मारने की, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें न चाहते हुए भी योगी को घसीटा गया और योगी को मुंह बंद रखने के लिए कहा गया और योगी चुप रहे। चुप रहना ही गलत था। और सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कांड जो इस दौरान हुआ वो हुआ टेनी का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना। टेनी गैंग का कहेंगे, टेनी गैंग का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना, किसानों को कुचल देना, कुचल के मार देना। यह काम टेनी के बेटे ने किया। टेनी गृह राज्य मंत्री हैं शायद, और अभी भी बने हुए हैं।
नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, कम से कम उन्हें हटा तो सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका अलग विजन है, वो क्यों ऐसा नहीं किया ये बात की बात मैं बताऊंगा आपको। लेकिन योगी जी तो मुंह खोल सकते थे, बोल सकते थे कि टेनी को हटाया जाए। टेनी के बेटे सीधे दफा 302 के मुजरिम हैं, जेल में हैं। जेल जाने में भी बड़ी नौटंकी हुई, गिरफ्तार करने में भी बड़ी नौटंकी हुई, बड़ा टाइम लगा उनको गिरफ्तार करने में। मेरे दोस्तों, कभी और बताऊंगा कि हम जैसे संत को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजे जाते हैं, लेकिन टेनी के कातिल पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कैसे कैसे जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे दिया, तब जाकर के उसे गिरफ्तार किया गया और वो जेल में है। उसके बाद भी टेनी को हटाया नहीं गया। यह भी जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन योगी जी को इस पर बोलना चाहिए था। योगी जी वहां भी चुप रह गए। तो योगी जी ने न जाने डर से, कुर्सी के लालच से या किसी और कारण बस न्याय और अन्याय के बीच फर्क नहीं कर पाए। मोदी के हर अन्याय के साथ योगी का खड़ा होना, योगी जी के खड़े रह जाने उनके लिए घातक बन गया। और यही आरएसएस और मोदी जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाहते थे। मेरे दोस्त, मैं आज किसानों के नाम संदेश जो देना चाहता हूं उस विषय पर आ जाते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए बनाई कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई है और वही योजनाबद्ध तरीके से किसानों के साथ छल भी किया गया है। मेरे दोस्तों, तो किसानों के साथ छल क्या किया गया? नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 साल के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई और 1 साल के बाद वो किसान बिल वापस लेते हैं। तपस्या में कमी रह गई ऐसी भी बात नहीं है, उनकी ये योजना ही थी। मोदी से बड़ा कोई भी प्लानर भारत में इस समय नहीं है और मोदी के पीछे पीछे जो बैठकर प्लान बना रहे हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, वो कभी चूक नहीं करेंगे, वो कभी गलती नहीं करते। अगर गलती करते तो इतनी बड़ी कुर्सी, इतना धन नहीं कमाते और इतना देश नहीं लूट करके जमा कर लेते। गलती नहीं, यह सोची समझी योजना के तहत किया गया है। अब आते हैं उस मूल विषय पर कि किसान आंदोलन को इतना लंबा खींचा क्यों गया। पहला उनका टारगेट था किसान आंदोलन खत्म करेंगे, वेस्ट बंगाल का जब चुनाव आएगा 15 अगस्त को भगदड़ मचवाएंगे। मेरे ख्याल से 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी रहा होगा, कहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई भी कुछ भी। जो लाल किले पर घटना हुई, ये घटना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने खुद करवाई। उसी घटना के बहाने उन पर गोली चलवाना, उनका दमन करना, उनको मिटा देना और उनको आतंकवादी साबित करना, ये करके और उन्हें ही बदनाम करके वेस्ट बंगाल में वोट मांगने की इनकी योजना थी, जो फेल हो गई। और उस योजना को फेल करने वाले वही किसान के बेटे थे जो हथियार लेकर के लाल किले की रक्षा कर रहे थे या सुरक्षा में डटे हुए थे। वही नरेंद्र मोदी की योजनाओं को फेल करने वाले लोग वही थे। आपने देखा होगा लाल किले पर इतनी भगदड़ मची, सब कुछ हुआ, लेकिन गोली नहीं चलाई सुरक्षा में लगे लोग। सुरक्षा में लगे लोगों ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि नरेंद्र मोदी का आदेश था। नरेंद्र मोदी का आदेश ही यही था कि मार दो, और
इसी बहाने आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनके आदेश को भी ओवरटेक करते हुए सुरक्षा में लगे लोगों ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो उन्हीं के पिता थे, उन्हीं के भाई थे, उन्हीं के लोग थे, और वो घटना होने से बच गई। बंगाल का चुनाव हुआ, परिणाम जो भी हुआ, वेस्ट बंगाल सहित और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम जो हुआ आपने देखा, बिना किसी बड़ी आतंकवादी घटनाओं के एक चुनाव हुआ। इसके पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे पहले 3 से 6 महीने पहले कोई ना कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई है। ये आपको मैं कुछ मतलब कल परसों जब भी मैं बताऊंगा, आपको सिलसिलेवार डेट वाइज बताऊंगा कि कब ये घटना हुई, कैसे हुई, और उसके कितने दिन बाद चुनाव हुए, उस चुनाव का, उस घटना का उस चुनाव पर क्या असर पड़ा, ये मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगा। लेकिन आज किसान बिल, तो उस समय उसका उपयोग नहीं कर सके, इसको खींचते रहे, जानबूझ करके इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐन मौके तक, यानी 1 साल तक इसे खींचा गया, और 1 साल के बाद यह कह करके कि हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए, कह करके किसान बिल वापस लिया गया। किसानों को चिढ़ाया जा रहा था मेरे दोस्तों, किसानों को का मजाक उड़ाया जा रहा था मेरे दोस्तों। ये बिल को लागू करने इनको पता है कि बिल कैसे लागू होता है। यह बिल संसद में पास होता या संसद में पास ना होता, यह बिल संसद में से वापस लिया गया या ना लिया जाता, इसका कोई असर इस बिल पे नहीं है, क्योंकि किसान बिल लागू हो चुका है, हो जाएगा, और करके रहेंगे नरेंद्र मोदी, उसकी व्यवस्था कर चुके हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन किसान बिल से इन्होंने किसान बिल को इतना लटकाकर, किसानों को इतना चिढ़ाकर, किसानों को इतना परेशान करके, किसानों को इतना अपमानित करके, किसानों को इतना बेइज्जत करके, आपने देखा कि संसद में हमारे 700 किसान मारे गए, लेकिन उनको श्रद्धांजलि तक इन्होंने संसद में नहीं देने दिया। क्यों? चिढ़ाना चाहते थे, मजाक उड़ा रहे, मतलब चिढ़ा रहे थे, क्या कर लोगे, और ये चाहते थे कि किसान गुस्सा करें, किसान क्रोधित हो, किसान अपमानित हो, किसानों के अंदर जबरदस्ती ठूस ठूस कर रोष भरा जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था कि वो उसका प्रतिकार करें। कब? जब चुनाव हो, यानी अब। ये सारी योजना आरएसएस और नरेंद्र मोदी की थी, है। अब आगे बताता हूं। किसान बिल तो वापस लेने का ड्रामा किया गया, पूरी तरह से चिढ़ा करके, पूरी तरह से मजाक उड़ा करके, और अभी भी जो किसानों की मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है। किसान बिल वापस लिया गया है। मांग इसलिए नहीं पूरा किया गया है, जैसे एमएसपी पे गारंटी सबसे बड़ा मूल मांग, वो कभी भी नहीं पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहीं से तो वो शुरू होता है, वो राज, वो खेद। किसानों का बिल वापस ले दिया गया, किसान पूरी तरह से चिढ़ गए। किसान निश्चित ही अपने अपमान का बदला लेंगे। वोट देते समय वो भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रतिकार करेंगे। इसको याद करके किसान, जो 700 किसान मारे गए हैं, किसानों का जो अपमान हुआ है, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, किसानों पर पानी की बौछारें चलाई गई हैं, किसानों पर, और वो भी शीतलहर के समय किसानों के तम्बू जलाए गए हैं, किसानों पर पत्थर चलवाए गए हैं। जितना भी अत्याचार किसानों पर किया गया है, उसकी कीमत इन्हें इस चुनाव में देनी पड़ेगी। किसान उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसकी कीमत वसूलेंगे। किसान सोच समझकर वोट करेंगे, निश्चय ही वो कभी भी अपने अपमान को नहीं भूलेंगे।
और ये अच्छी तरह जानते थे, मैंने कल कहा था आपसे दोस्तों कि पंजाब तो इनको हारना ही था, जानते थे। जानबूझकर ये सारा टारगेट जो भी किया गया, जो भी ड्रामा 1 साल तक खींचा गया, वो सब यूपी के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि उन्हें योगी को निपटाना था। क्योंकि वो बीज, वो खाद और एमएसपी की बात अगर कर लें, चलिए सरकार कहती है कि 16 रुपया किलो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, सरकार कहती है 16 रुपया किलो से नीचे कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति, एमएसपी की कोई भी पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन सरकार कहती है, उससे कहने से क्या होगा, कानून से क्या होगा? पूंजीपति बोलेगा कि भाई देखिए चुप रहिए, हम तो 16 रुपया नहीं खरीदेंगे, हम तो 12 रुपया में खरीदेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो करो, नहीं तो जाओ। आपके पास खेती करने का कोई साधन बचा नहीं है, खाद, पानी, बिजली सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। जब वो चाहेंगे, उद्योगपति चाहेंगे, अडानी अंबानी चाहेंगे, तभी वो आपको मिलेगा। बात खत्म। यानी किसान बिल लागू हो गया। मेरे दोस्त, मैं ये बात आज आप लोगों तक इसलिए पहुंचाई क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो दुनिया की कोई ताकत किसानों को गुलाम होने से नहीं बचा सकता। विजन ही उनका यही है, मिशन ही उनका यही है। और यही बात आज मैं आप लोगों से समझाने, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया था। और मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, किसानों से, किसान के बेटों से, कि आप वोट करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने से पहले, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे जितने भी दूसरे दल हैं और कुछ संदिग्ध भी हैं, उनको, जिन्हें आपको लगता है कि ये चुनाव में जीत भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, उनको भी वोट मत दीजिए। आप अपने क्षेत्र में तय कीजिए कौन सा कैंडिडेट अदर देन बीजेपी और बीजेपी के लड्डू पिच्छू के अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को टारगेट करके उसको जिताइए। अगर देश को बचाना है, अब रह गई बात 2022 का यह चुनाव क्या क्या तय करेगा। 2022 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत गुलाम होगा कि भारत गुलाम नहीं होगा। 2022 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, पंजाब तो निश्चित है कि हारना है, अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से गया तो शायद ये दुस्साहस ना कर पाए, डेमोक्रेसी को खत्म करने का दुस्साहस ना कर पाए। तो अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी के विरोध में वोट करना पड़ेगा, वरना रोने के लिए भी आपके आंसू नहीं साथ देंगे, आपके आंसू सूख जाएंगे, आप रो भी नहीं पाओगे। आज ये चुनाव ये तय करेगा, आपका ये वोट ये तय करेगा कि भारत गुलाम होगा या भारत आजाद रहेगा। आपका ये वोट ये तय करेगा कि भारत में डेमोक्रेसी रहेगी, लोकतंत्र रहेगा या खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ बता करके मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की है। और मेरे मजदूर भाई, मेरे शहर में रहने वाले मध्यवर्गीय लोग ये मत समझें कि वो इससे अछूते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कंटिन्यू रह गए, नरेंद्र मोदी की योजनाएं चलती रही, षड्यंत्र चलता रहा, तो आप दाने दाने के लिए मर जाओगे मेरे दोस्त। आज कोई भी भाजी, कोई भी सब्जी 100 रुपए के नीचे नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम आप देख रहे हो,
सोचो मेरे दोस्त, अगर आपने पहले से कुछ कमाया है, जमा किया है, भले ही खरीद कर खा लेते होंगे, लेकिन उनका क्या होता होगा जो 200-500 रुपए की रोज की दिहाड़ी करते हैं। महीने में 10 दिन 15 दिन उनको काम मिलता है, बाद में नहीं मिलता, बीच में नहीं मिलता। वो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? वो कहां से 200 रुपया 250 रुपया किलो तेल खरीदेंगे? वो कहां से 100-150 रुपया किलो आटा और चावल खरीदेंगे? वो कहां से 100-150 रुपया किलो भाजी खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे? कहां से, कैसे जिएंगे? देश अब आपके हाथ में है। मेरे दोस्त, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब मैं अभी तक अपनी बात पूरा करना चाहता था, अभी तक मैं अपनी बात पूरा कर चुका हूं, जो कहना था वो कह चुका हूं। मैं उनको भी, ये तो किसानों के लिए था, ये निवेदन और ये प्रार्थना मेरी किसानों से थी कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी या उससे लगे लोगों को वोट मत देना। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात कि युवाओं से, मजदूरों से, बेरोजगारों से कभी और बात करेंगे, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूं, हर आदमी को कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी खत्म कर देना चाहते हैं, चूस लेना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, खाली कर देना चाहते हैं। हुआ यही है। बचा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी। अब आप कहां, आपके पास है क्या? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं काफी देर अभी है, कुछ समय हम आपके साथ और रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप सवाल कीजिए। आप बहुत संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि अब आप सवाल कीजिए। मनोज कुमार ने सवाल किया है, 70 साल में क्या किया? 70 साल में, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का 70 साल में चाहे जो भी सरकार रही, उसमें भाजपा रही, उसमें बाकी और दूसरी सरकारें रही, 70 साल में जो कमाया मेरे दोस्त, उस 7 साल में नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। बेच नहीं रहे, बेच दिया। बचा क्या है? आगे